अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का वीक नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हम मॉड्यूल 126 से 145 तक पढ़े। प्रीवियस 1 to 9 वीक चैनल पर अपलोड कर दी गए हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहे तो आप हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। फाइनल टर्म का कोर्स वीक 8 से स्टार्ट हुआ है। ये उसके लिए आपको फाइनल टर्म के लिए हेल्पफुल सेक्शन है। ठीक है। अच्छा, आए हम चलते हैं कि मॉड्यूल 126 जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेक्शन स्टार्ट होने लगा है। ये आपके अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो जस्ट इन कॉन्सेप्ट को आप लेके चलिएगा एज सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट जो आपने एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए पास करना। वाइज ये आपका लाइक प्रीवियस प्रोग्रामिंग के सेक्शन की तरह या एल्गोरिदम के सेक्शन की तरह जस्ट एक हेल्प के लिए है कि कंप्यूटर को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेकिन कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आईटी की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, आपने सब में इसके सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का कैसे डेवलप किया जाए। सॉफ्टवेयर का पहले एनालिसिस होगा कि क्या सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं, मार्केट में क्या चीज़ है। फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट गैदर की जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें कैसे बनाना है। अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर मार्केट में है तो हमने कैसा बनाना है। फिर उसके बाद उसका डिज़ाइन बनता है कि उसका एक ढांचा सा बनाया जाता है कि कैसे जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो बनेगा। उसके बाद ये चीज़ देखी जाती है कि सॉफ्टवेयर का उसको डेवलप किया जाता है। उसके बाद टेस्टिंग होती है और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस चलती है। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि रेगुलरली उसको उसकी अपडेट्स आती रहती हैं। आपने नॉर्मली सॉफ्टवेयर या मोबाइल यूज़ किए होंगे, एंड्रॉयड के मोबाइल में या iOS में अपडेट आ जाती है कुछ दिनों बाद, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट इज़ अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। आप एंड यूज़र हो, आप उसको यूज़ करते हो, आप उसमें कोई आपको कोई मसले आते हैं आप रिपोर्ट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो डेवलपर्स हैं वो एक्ट करते हैं। कोई नया फीचर ऐड करना होता है तो वो भी उसी के अंदर मेंटेनेंस पार्ट में आता है। उससे पहले है टेस्टिंग पार्ट। ये बाकी हम सारी जो है टेस्टिंग और ये सारी डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ। टेस्टिंग का मतलब तो आप समझते ही हैं, टेस्ट फेज का, तो किस चीज़ को चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं। आप नॉर्मली जो हम भी स्कूलों में टेस्ट देते हैं वो यही होता है, हमें चेक करने के लिए होता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें आता है कि नहीं आता। तो सॉफ्टवेयर का भी ऐसे होता है कि जो बनाया है वो परफॉर्म भी करता है एक्शन के नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन के अंदर चीज़ें आती हैं। आप इसको डिटेल में एक बार जस्ट रीड करेंगे ना तो आपको ये बात समझ आ जाएगी जो मैंने बताई है। इसमें सिर्फ एक मैट्रिक्स होते हैं फॉर मेजरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ही अंदर ये आता है कि हम सॉफ्टवेयर की मैट्रिक्स कुछ मेजर करते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो कितना एफिशिएंट है, ये कितनी जल्दी वर्क करता है, क्या जो वो वर्क है वो जो डाटा हमें चाहिए वो सही टाइम पे लेके आता है, ये स्लो है फास्ट है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम उसको चेक करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद जो इसके अंदर टर्म आती है वो है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केस टूल्स। ये क्या चीज़ होते हैं? ये वो टूल्स होते हैं जिसको ये नीचे एक टर्म लिखी हुई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स IDE। अब केस टूल क्या होते हैं? विच इंक्लूड द प्रोजेक्ट प्लानिंग सिस्टम टू असिस्ट इन कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड पर्सनल एलोकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोटोटाइपिंग एंड सिमुलेशन, इंटरफेस डिज़ाइन सिस्टम। ठीक है। ये वो केस टूल्स हैं जिसके ऊपर हम कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि कंप्यूटर से ही हमने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं ना। हम कोई अलग से तो चीज़ नहीं लेके आ रहे। तो सारी चीज़ें हमने करनी तो इन दी एंड कंप्यूटर के अंदर है कि हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, हमने उसके सारे फेज में रिक्वायरमेंट एनालिसिस,
डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, हर चीज़ उसके अंदर ही होती है, तो उसको केस टूल्स बोला जाता है। और उसके अंदर ये जो IDEs हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम कोड लिखते भी हैं, उसको कंपाइल भी करते हैं, उसको डिबग भी करते हैं, और उसी के अंदर सारे इंटीग्रेटेड पैकेजेस, यानी आपने इंटीग्रेटेड पैकेजेस का कॉन्सेप्ट यहाँ आपको मैं समझाता हूँ कि वो आप एक डेवलपर सारा कुछ डेवलप नहीं कर रहा होता, वो कुछ अपना हिस्से का डेवलप कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ एक वक्त में एक फ़ाइल के अंदर जहाँ वो डेवलप कर रहा है, वो उस एरिया को डेवलप कर रहा है। इंटीग्रेटेड पैकेजेस होते हैं, हर पैकेज के अंदर डिफरेंट चीज़ डेवलप हो रही होती है एक टाइम पे। उन सारों को इकट्ठा करना, मिलाना, डिफरेंट डेवलपर्स की चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके उसको कंपाइल करना, उसको डिबग करना, ये सारी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में होता है। इसकी हमने एक बहुत बड़ी एग्जांपल पीछे हमने देखी थी, डेव C++, जब मैंने आपको चला के दिखाई भी थी। वो भी एक यही इसी चीज़ का पार्ट है। मॉडर्न जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो VL स्टूडियो हो गया, आपके पास जावा के लिए जावा के डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो जितने ये डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, ये सारे IDEs होते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो है एक एग्जांपल, ये आप सर्च कर सकते हैं। फर्दर आप जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनको सर्च ये करना चाहिए कि कितने टाइप के होते हैं, वो फर्दर आपको चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, अभी हम उसी चीज़ के बारे में बात करें कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया कि सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे उसकी लाइफ साइकिल होती है। बेसिक इसने यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ बताई है। डेवलप होता है, उसका इस्तेमाल होता है, उसकी मेंटेनेंस होती है। ठीक है, कि सब बेसिक जो उसकी लाइफ साइकिल है, उसने बनाया जाएगा उसको, फिर उसको बेच दिया जाएगा जब वो बन जाएगा और इस्तेमाल होगा। अगर उसके अंदर कोई गलती निकलेगी तो वो अपडेट के लिए कहेंगे कि ये चीज़ जो है ये हमें ये ठीक कर दें। वो डेवलपर्स जो है वो दोबारा जाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे और उसको ठीक कर देंगे। अगर कोई चीज़ नहीं ऐड करनी होगी तो तब भी यूज़र बता देगा कि यहाँ पर ये फ़ीचर मिसिंग है, तो हमें ये ऐड कर दें। यही बात आपको सारी इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन की गई है। अभी हम इसके ऊपर ही आगे काम करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज़, ये सबसे पहला फेज़ है। मैंने ऊपर आपको बताया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये होती है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर बनने लगा है ना, उसका पहले देखा जाए कि बनाने क्या लगे हम। अगर इस तरह का मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो कैसा अवेलेबल है। स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये एक टॉपिक है बीच में, स्टेक होल्डर्स यानी वो यूज़र जिन्होंने इसके इसको यूज़ करना है सॉफ्टवेयर को, या फाइनेंशियल इंटरेस्ट जिनका होता है, जो इंटरेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, किसी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि यार ये इस तरह का सॉफ्टवेयर मार्केट में आना चाहिए। कोई आप एंड्रॉयड की ऐप की एग्जांपल ले लें, तो व्हाट्सएप की तरह ऐप है, कोई बनाना चाहते हैं, यार व्हाट्सएप बहुत चलता है मार्केट के अंदर, मेरे पास पैसे हैं, मैं डेवलपर को दे के इस तरह की कोई ऐप बनवा लूँ, तो वो स्टेक होल्डर्स उसे भी कहते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस उन्होंने करना है कि भाई किस तरह का प्रोडक्ट हमने बनाने लगे, क्या बनाने लगे हैं आखिरकार, वो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। इसमें ये एक लाइन देखिएगा, द सॉफ्टवेयर डेवलपर में बी अ बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कमर्शियल ऑफ द शेल COTS इसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर द मैस मार्केट परहैप्स टू बी सोल्ड इन रिटेल स्टोर्स और डाउनलोडेड वाया द इंटरनेट। ये कमर्शियल ऑफ द शेल सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको एग्जांपल ले सकते हैं। PDF रीडर भी एक तरह का ये कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर में आता है। आपका व्हाट्सएप भी आता है, जिसको आप खरीद भी, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप ख़रीदते हो, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप सिंपल इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप चलाने शुरू कर देते हो। तो कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर इस तरह के हैं। अब आपको आगे बताता हूँ मैं इसके बारे में। द रिक्वायरमेंट आर रिकॉर्डेड इन डॉक्यूमेंट, जो सारी रिक्वायरमेंट जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं ना, कि जो चीज़ें हमने करनी है इनको एक डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, इसमें सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि सॉफ्टवेयर जो क्या है, कैसे बनाने लगे, इसमें ये बताया जाता है इसको किस चीज़ के अंदर बनाएंगे, टूल्स कौन से होंगे, कैसे बनाया जाएगा, इसकी टाइमलाइन क्या होगी, कितने दिनों में इसको बनाया जाएगा, इसको बनाने के लिए कौन कौन से टूल होंगे। ये सारी चीज़ें जो बेसिक बेसिक लेवल पर रह गए, बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर,
रहकर जो हमने काम करना है वो इसके अंदर आता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको हम कभी कभी SRS डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो स्टूडेंट, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बात है कि वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर आपने वो डॉक्यूमेंट बनानी होती है। आप इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उसको क्लियर करेंगे, तो वो आप डॉक्यूमेंटेशन आसानी से बना सकेंगे। ये दोबारा फेज़ आपको दोबारा उन्होंने दिखाया है कि जो फेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, फिर डिज़ाइन है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग, और फिर फर्दर आगे मेंटेनेंस होगी। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ, ये सारा जो आप कोर्स है ये CS504, CS605 एंड काफ़ी और ज़्यादा भी जो है वो सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, जिसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, पहले सेमेस्टर में ही आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इन सब्जेक्ट को आगे एक्सप्लोर करके देख लें। अच्छा, अब डिज़ाइन फेज के अंदर क्वेश्चन आता है हाउ। हम पहले थे वाई, व्हाट एंड वाई के अंदर हम कॉन्सेप्ट में थे कि हमने वाई एंड व्हाट, हमारा गोल क्या है, क्यों गोल है, क्या गोल है। अब उसे हाउ किस तरह भाई करना है, ये उसी एक और डॉक्यूमेंट बनती है SRS के बाद, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। अभी तो हमने सिर्फ बताया कि हम बनाने क्या लगे थे उसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि कैसे उसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनाएंगे हम। डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए के अंदर, वो आप अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो आप उनको जाके सर्च करें कि क्लास डायग्राम क्या होती है, ERD क्या होती है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, यूज़ केस डायग्राम क्या चीज़ है, यूज़ केसेस क्या चीज़ होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनमें सारी चीज़ों में पढ़ें, वो आपको डिज़ाइन फेज़ बताया जाता है। फिर आप एक टाइम लाइन बता देते हैं कि इतने डेवलपर्स रिक्वायर्ड होंगे इतनी ये चीज़ बनाने के लिए, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, ये सारी बातें। अब मेथड की बात जो है वो मैंने की है, तो इसको हम फर्दर आगे लेके चलते हैं। वो आगे ही किसी टॉपिक के अंदर भी मेथड आपको बताऊंगा कि मेथड से क्या मुराद है। आप अब इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के ऊपर आए। सॉफ्टवेयर एनालिस्ट समटाइम कॉल्ड अ प्रोग्रामर, it is an implementation set that with distinction between the task of software analyst and a programmer. सॉरी, समटाइम कॉल्ड प्रोग्रामर नहीं, गलत मैं बात बोल गया, दोनों में फ़र्क है। जो प्रोग्रामर है उसने डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट ने उसको एनालाइज करना है, डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ फ़र्क नहीं पता होती जो कंप्यूटर साइंस के अंदर एंटर होते हैं, कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर एनालिस्ट आता है, फिर उसके बाद डिज़ाइनर आता है, फिर डेवलपर आता है, यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में इम्प्लीमेंटर प्रोग्रामर अलहदा होता है, उसके बाद टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस वाले लोग अलहदा होते हैं। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये वो एरिया है जहाँ पर कोडिंग शुरू हो जाएगी। उसको जो भी आपने डिज़ाइन दिया, ब्लूप्रिंट एक हमने दे दिया, डेवलपर को डॉक्यूमेंट पकड़ा दी जाती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट है। बाज़ का तो वही प्रोग्रामर ही जो है वो डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं खुद ही। तो उस चीज़ को ये इस पेज के अंदर आकर हमने कोडिंग के अंदर फॉर्म में, हमने पहले डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और SRS में बताया होता है कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या कौन से टूल्स को, कौन सी IDEs को यूज़ करके हम डेवलप करने लगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, डिज़ाइन एंड वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड कॉन्फ़िगरेशन, डिज़ाइन एंड वैलिडेशन, और फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। अब ये कैसे होती है, टेस्टिंग क्या होता है, आपको मैंने ऊपर बताया कि टेस्ट करना वो होता है कि आपको टेस्ट करना कि कितना ये जो चीज़ हमने इसको सिखाई है, एक सॉफ्टवेयर को हम सिखा ही रहे होते हैं ना, जब बना रहे हैं हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को सिखा रहे हैं कि ये चीज़ें सीख लो। अब वो कितना सीखा है, अब वो उसको हम टेस्ट करते हैं, एरर जो निकलते हैं, बग्स निकलते हैं, उसको हम फिर डेवलपर्स को वापस देते हैं कि भाई ये मसले हैं, इनको ठीक करके दो। ठीक है, ये टेस्टिंग होता है। मैं आपको बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अभी हम आगे फर्दर इसको डेवलप पढ़ेंगे। अच्छा, आगे एक कॉन्सेप्ट आ गए मॉडल्स। वाटरफॉल मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल पे, वाटरफॉल मॉडल मेरी समझ आएगी कि ये यहाँ पर आपको बताया नहीं हुआ। वाटरफॉल मॉडल के अंदर सिमिलर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप देख रहे होंगे, पहले रिक्वायरमेंट है, फिर डिज़ाइन है, फिर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस।
इसमें एक फेज़ ज़्यादा है, इसके अंदर डिप्लॉयमेंट को आपको ऐड कर दिया गया है। बाज़ जगह वाटरफॉल मेथड में डिप्लॉयमेंट नहीं भी होती, इसके अंदर नहीं भी आती, वो डायरेक्ट मेंटेनेंस को ही डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। लेकिन ये एक नई चीज़ है कि इसके अंदर आपने उसको डिप्लॉय भी करना है। ठीक है, कि आप अगर सॉफ्टवेयर को वहाँ जाकर इंस्टॉल करके भी देना है यूज़र को कि कैसे चलेगा। एंड एनालॉग टू द फैक्ट दैट द डेवलपर प्रोसेस व अलाउ टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। आप इसमें देख रहे होंगे एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि रिक्वायरमेंट के बाद डायरेक्ट टेस्टिंग या कोडिंग शुरू हो गई है, एक स्टेप बाय स्टेप इसको कहा जाता है। इस टर्म को बाद में फर्दर जो कहा जाता है वो इंक्रीमेंटल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। द डिजायर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड इन इंक्रीमेंट, द फर्स्ट बीइंग अ स्पेसिफाइड वर्जन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी। अब ये एक नया मॉडल आया, इंक्रीमेंटल मॉडल, बेसिकली बेस उसी पे मैथड पे करता है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि सारे फेज़ हम पहले कर लेते हैं, इनिशियल फर्स्ट वेरिएंट हम डेवलप कर लेते हैं, उसको टेस्ट वगैरह करते हैं, सारा कुछ करते हैं, देते हैं। उसके अंदर अभी जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई जो हमें रिक्वायरमेंट थी, फिर अगला नेक्स्ट वेरिएंट आता है, फिर नेक्स्ट वेरिएंट आता है। इन दी एंड हम इंक्रीमेंट करते करते फाइनल वेरिएंट तक चले जाते हैं। इसी तरह अगला मॉडल जो है आइटरेटिव मॉडल, विच इज सिमिलर टू एंड इन फैक्ट समटाइम इवेलुएटेड विद इंक्रीमेंटल मॉडल, ऑल्दो द टू डिस्टिंक्शंस, दो फर्क हैं इंक्रीमेंटल मॉडल की तरह ही है। वेयर द इंक्रीमेंटल मॉडल कैरी द नोटेशन ऑफ एक्सटेंडिंग द ईच प्रिलिमिनरी वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू अ लार्जर वेरिएंट। अब वो क्या करता था, छोटे वेरिएंट बनाता जाता था और उन्हीं को बाद में फाइनल लार्ज वेरिएंट में कन्वर्ट कर पाता था। आइटरेटिव मॉडल इनकम्पसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफाइनिंग ईच वेरिएंट। अब वो रिफाइन नहीं करते थे, हम यहाँ पर जो इंक्रीमेंटल मॉडल था उसके अंदर हम ये कर रहे थे कि हम हर वेरिएंट को उसी तरह छोड़ देते थे, नेक्स्ट बनाना शुरू कर देते, फिर नेक्स्ट बनाना शुरू कर देते, फिर नेक्स्ट बनाना शुरू कर देते, फिर उनको रिफ़ाइन करके इकट्ठा कर देते। लेकिन इसके अंदर हम सारों को पहले एक बनाएंगे, उसी का रिफ़ाइन करेंगे, सबसे बेहतरीन उसको बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है और फिर हम उनको कंबाइन करके एक बनाएंगे। ये आइटरेटिव मॉडल के अंदर होता है। फिर ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है दैट was created by Rational Software Corporation, which is now division of IBM. RUP is essentially a software development paradigm that refines the step in development phase of software life cycle and provide the guidelines for performing the step. ये एक बेसिकली ये मॉडल नहीं है, ये एक रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है जो कि IBM ने बनाया था। Its popularity has led to the development of non-proprietary variant called a unified process that is available on non-commercial basis. ये एक प्रोसेस है जो कि जिसका जो IBM ने बनाया है, जिसके अंदर केस टूल डेवलप की है। RUF is widely applied throughout the software industry. अब ये काफ़ी जो है वो मेथड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक ये अल्टरनेटिव टेक्निक ही है। बेसिकली ये अल्टरनेटिव मॉडल की तरह ही एक चीज़ है जो कि IBM ने बनाई थी। वो तो ऊपर आपको मॉडल बता रहे थे ना, असल में जो मॉडल है आइटरेटिव मॉडल वो आपका ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जिसको हम एक मॉडल की एक टेक्निक के तौर पे लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं प्रोटोटाइपिंग। अब ये प्रोटोटाइपिंग के अंदर क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग ये होती है कि आप एक इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर बना के सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं, दे दिया जाता है कि यूज़र के पास चला जाता है। यूज़र अपनी जगह पे उसको टेस्ट करता चलाता है, जब मसले पेश आते हैं उसको तो वो वापस भेजता है कि ये मसले हैं और फिर उसके अंदर अपडेट होती है। इसके अंदर पढ़ें ज़रा। इन द केस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल दीज प्रोटोटाइप इवॉल्व इनटू अ कंप्लीट फाइनल प्रोसेस नॉन एज एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। बेसिकली ये इंक्रीमेंटल मॉडल ही की टाइप है, तो जो फेज़ जिसके अंदर आप फर्स्ट वर्जन से फाइनल वर्जन की तरफ जा रहे हो तो उस प्रोसेस को जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है। द प्रोटोटाइप में बी डिस्कार्डेड इन द फेवर ऑफ फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनल डिज़ाइन, दिस इज़ नॉन एज अ थ्रो वे प्रोटोटाइपिंग। इसको जो वो प्रोटोटाइपिंग जिसमें हम जो वर्जन जिसका यूज़लेस वर्जन है, जिसका काम नहीं है, जो फ्रेश वर्जन को हम रखते हैं और यूज़लेस को हम या प्रीवियस वर्जन को निकालते हैं, उसको कहते हैं थ्रो बैक प्रोटोटाइपिंग।
An example that normally fall within the throwaway category is rapid prototyping, in which a simple example of proposed system is quickly constructed in earlier stage of development. जो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग का जो एग्जांपल है वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग उसी वक्त बनाया जाता है, अगर उससे नेक्स्ट वर्जन बन गया पहले वाले को डिस्कार्ड, बस सिंपल ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है। इसके अंदर एक और आती है ओपन सोर्स डेवलपमेंट। ओपन सोर्स डेवलपमेंट वो होती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाए, कोई भी आपको फ्रीली डाउनलोड, आप उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ रीडर है, गूगल क्रोम है, या आपके कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन जिसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, वो ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स डेवलप यही हुआ होता है कि सबके लिए कंबाइन है, कम्युनिटी वाले लोग जो हैं वो डेवलप करते हैं, या उसमें कंपनीज भी हैं वो भी डेवलप करती हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ताकि वो यूज़र को लोगों को फैसिलिटी देने के लिए। उसके बाद एक मेथड है एजाइल, ईच ऑफ विच प्रोसेस अर्लियर एंड क्विकली इम्प्लीमेंटेड ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज रिक्वायरमेंट एंड रिड्यूस द एम्फसाइज ऑन रिगरस रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ये भी सेम इंक्रीमेंटल मॉडल ही है, लेकिन इसके अंदर रिक्वायरमेंट भी चेंज होती हैं। चेंज द रिक्वायरमेंट एंड रिड्यूस द एम्फसाइज रिगरस रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन। जो इनिशियल रिक्वायरमेंट थी ना उस पर काम नहीं किया जाता, इसमें रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम पे, सॉफ्टवेयर जब चेंज होता है। वन एग्जांपल ऑफ एजाइल इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय टीम ऑफ लेस देन डजन इंडिविजुअल वर्किंग इन अ कम्युनल वर्कस्पेस वेयर दे फ्रीली शेयर आइडियाज एंड असिस्ट ईच अदर इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये कोई कंपनी डेवलप नहीं करती, ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ये यूज़ होता है। इसका मैं आपको बेसिक दे दूँ कि किसी कंपनी के अंदर 7-8 लोग मिल के कहते हैं कि हम आपस में बैठ के कोई आइडिया शेयर करते हैं कि किसी तरह का हम कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। वो जिस तरह के जो आइडियाज़ देते रहते हैं हम उस पर कर लेते हैं। कोई थर्ड पर्सन, यानी इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो मिल के ही सारा कुछ बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं कंपनी में हो, 7-8 दोस्त मिल के भी कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कोई टीम मिल के ऑर्गेनाइज वे से वो अपने आप को सोचे, आइडिया दे और एक दूसरे को असिस्ट करके जो है वो डेवलपमेंट की जाए, उसको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कहते हैं। एजाइल मेथड ये होता है, ठीक है। मॉड्यूलैरिटी और मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आ जाता है आगे, कि बड़े सॉफ्टवेयर को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। ये मॉड्यूलैरिटी और मॉड्यूल्स का मेथड इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था कि उस बड़े सॉफ्टवेयर को इकट्ठा बनाने के लिए आपको समझ नहीं आती कि कितना टाइम चाहिए होगा या कितने डेवलपर रिक्वायर्ड होंगे। उसको छोटा करने के लिए हमने मॉड्यूल बना लिया, छोटे छोटे यूनिट्स बना लिए, सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दिया। पहले ऐसे नहीं बनता था, डेवलपमेंट ऐसे पहले नहीं हो रही थी। वो एक ही लार्ज प्रोग्राम को शुरू हो जाते थे या छोटे से ऊपर को चलना शुरू हो जाते, जैसे इंक्रीमेंटल मॉडल में था। इसलिए अब बाद में उन्होंने मॉड्यूल्स बना लिया कि छोटे छोटे मॉड्यूल बन जाए, हर मॉड्यूल के ऊपर 5-6 डेवलपर लगा दिए जाए, बाद में उनको इकट्ठा कर दिया जाए। कंटिन्यू दिस फैशन वी माइट अराइव एट मॉड्यूलर स्ट्रक्चर डिपेक्टेड बाय स्ट्रक्चर चार्ट। अब ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया आपको। स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है, जिसमें सारा कुछ लिखा होता है कि इसका जो ये सॉफ्टवेयर है, ये जो इसके मॉड्यूल्स बनाए हैं, कितने मॉड्यूल बनाए हैं और हर मॉड्यूल को एंड पे इन द एंड क्या होगा। जैसे सर्व, रिटर्न, कंप्यूट, पाथ, अपडेट, स्कोर। ये कंट्रोल गेम का एक मॉड्यूल है, हमने उसके सब मॉड्यूल बनाए हैं। तो वो सर्व करेगा, रिटर्न करेगा, कंप्यूट करेगा, पाथ को अपडेट करेगा, स्कोर को। ये जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए आपको बताया गया है कि स्ट्रक्चर चार्ट बेसिकली क्या होता है और मॉड्यूल्स उनके कैसे छोटे छोटे बनाए जाते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है कपलिंग। कपलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर ये पढ़िए कि नॉन एज इंटर मॉड्यूल कपलिंग। अब कपलिंग क्या होती है कि सॉफ्टवेयर को जब वो छोटे छोटे जब हमने मॉड्यूल बना दिए, उन सारे मॉड्यूल्स को आपस में जो उनका ताल्लुक है ना, जो उन मॉड्यूल्स का आपस में ताल्लुक है, लाइक 3 मॉड्यूल इकट्ठे पड़े हैं, 6 मॉड्यूल इकट्ठे पड़े हैं और 12 एक साइड पे पड़े हैं, 8 एक साइड पे पड़े हुए हैं, उन सारों का आपस में भी ताल्लुक है जिसको कोहेशन बोला जाता है। और उन सारों का आपस में इन 3 मॉड्यूल का, अगले 3 मॉड्यूल का जो आपस में क्लोजली रिलेशनशिप है,
उसको कपलिंग कहा जाता है। ठीक है, उसमें वहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कंट्रोल कपलिंग, विच अकर व्हेन द मॉड्यूल पासिस द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर एज इन अ फंक्शन कॉल। जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कोई कंट्रोल पास करता है कि ये चीज़ एग्जीक्यूट कर दो या ये कर दो, फलां काम कर दो, तो वो कंट्रोल कपलिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं एक एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के अंदर, हम बेसिकली फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं। जैसे वैल्यूएट सर्व, प्लेयर ए ने कहा वैल्यूएट सर्व करो, आगे जज ने कहा रिटर्न वॉलीबॉल रिटर्न करो, फिर आया वैल्यूएट रिटर्न, प्लेयर बी ने रिटर्न कर दिया जज को, जज ने रिटर्न किया प्लेयर ए को, वैल्यूएट रिटर्न जो है वैल्यूएट हुआ और स्कोर अपडेट हो गया। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल दी हुई है कि एक प्लेयर ए ने प्लेयर बी की तरफ फेंकी तो वो कोई उससे मिस हो गई होगी वॉलीबॉल, तो उसने प्लेयर बी को बोला कि वो रिटर्न करो। जज को उसने पहले रिटर्न किया, तो उसने रिटर्न करके प्लेयर बी को देखा उसकी मिस्टेक थी, उसने फिर एवेलुएट किया प्लेयर बी ने वापस के हाँ जी मेरी मिस्टेक है, वो वॉलीबॉल प्लेयर ए को रिटर्न किया गया, उसने वैल्यूएशन रिटर्न हुआ तो वो जज ने उसका स्कोर जो अपडेट कर दी। ये जस्ट एक एग्जांपल कपलिंग के लिए कहा है कि आपस में उनका कितना राब्ता है। बार बार राब्ता होगा ना, एक मॉड्यूल का एक दफ़ा तो नहीं कि एक दफ़ा भेजा एक फंक्शन तो वो वापस आ गया, नहीं, कितना उनका क्लोजली ताल्लुक है उसको कपलिंग कहते हैं। ठीक है, डाटा कपलिंग विच रेफर टू शेयरिंग ऑफ डाटा बिटवीन मॉड्यूल। जो मॉड्यूल्स हैं सारे आपस में डाटा भी तो शेयर कर रहे होंगे, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होंगे, सिर्फ मैसेज तो नहीं एक्सचेंज कर रहे कि ये काम कर दो, ये वाला फंक्शन ऑपरेट कर दो, ये कर दो। बिहाइंड द सीन कोई डाटा भी तो एक्सचेंज हो रहा होगा, तो डाटे की जो शेयरिंग ऑफ डाटा है मॉड्यूल्स का उसको कहते हैं डाटा कपलिंग। इस तरह एक कॉन्सेप्ट आया था ग्लोबल फॉर्म ऑफ ग्लोबल डाटा, विच आर द डाटा एलिमेंट दैट आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू ऑल द मॉड्यूल थ्रू आउट द सिस्टम एज अपोज टू लोकल डाटा आइटम दैट आर एक्सेस ओनली विद इन अ पर्टिकुलर मॉड्यूल अनलेस द एक्सप्लिसिट पास टू अनदर। अब पहले एक लोकल डाटा का कॉन्सेप्ट था कि हर मॉड्यूल का अपना लोकल डाटा होता था, वो उसके पास ही पड़ा होता था, वो किसी और के साथ शेयर करना होता था तो वो उसको रिक्वेस्ट की जाती थी कि डाटा शेयर करो, ऊपर डाटा शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया ग्लोबल डाटा का। अब बाज़ सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसे होते हैं जिन्होंने एक वक्त में एक ही डाटाबेस को एक्सेस करना होता है, एक ही जगह डाटा सारा पड़ा होता है, तो उन मॉड्यूल्स के लिए ग्लोबल डाटा बना दिया गया कि अब वो ऑटोमेटिकली जो है वो डाटा आइटम्स को वहाँ से फैच करके, जिस मॉड्यूल को जो चीज़ चाहिए होती है वो वहाँ से फैच करके ले आता है। अगर उसे अपडेट करनी होती है मॉड्यूल ने तो वहीं अपडेट वापस करके रख देता है। ये ग्लोबल डाटा का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कोहेशन आ गई, मैंने अभी पीछे बताया था कोहेशन का। द टर्म कोहेशन रेफर टू दिस इंटरनल बॉन्डिंग और इन अदर वर्ड द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ मॉड्यूल इंटरनल पार्ट्स। इसकी एग्जांपल नीचे आपको डायग्राम से दिखाता हूँ कि जैसे ये तीनों मॉड्यूल जो हैं इनका आपस में कोहेशन का ताल्लुक है, या ईच मेथड विद इन द ऑब्जेक्ट इज फंक्शनली कोहेसिव। ये तीनों ने एक ही फंक्शन परफॉर्म करना है, परफॉर्म एक्शन ए, परफॉर्म एक्शन बी, एक्शन सी, लेकिन एक ही मेथड और एक ही फंक्शनैलिटी को यूज़ करके इनका आपस में जो ताल्लुक है वो कोहेसिव ताल्लुक है। यानी मैंने पीछे आपको समझाया था कि उन ज़्यादा यानी तीन का आपस में ताल्लुक हो, आगे एक और तीन मॉड्यूल्स हैं, उनके बीच में जो ताल्लुक होगा, क्लोज रिलेशन होगा, उसको कहते हैं कपलिंग, और इसको कोहेशन कहते हैं। इसके अंदर लॉजिकल कोहेशन जो है, वीक फॉर्म ऑफ कोहेशन यानी कमज़ोर ताल्लुक को लॉजिकल कोहेशन कहा जाता है। दिस इज़ अ कोहेशन विद इन अ मॉड्यूल induced by the fact that its internal element perform activity logically similar in nature। दोनों सारे आपस में जो है वो जो भी एक्शन परफॉर्म करने हैं लॉजिकली सारे सिमिलर होते हैं, एक जैसे होंगे। उन्होंने जो फंक्शन परफॉर्म करना है उन सब ने एक जैसा परफॉर्म करना है, तो वो लॉजिकली कोहेशन के अंदर रिलेशन में होंगे। फंक्शनल कोहेशन विच मीन दैट ऑल पार्ट मॉड्यूल आर फोकस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल एक्टिविटी। सारे के सारे जो हैं वो मिल के एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हों ना, उन्होंने एक फंक्शन परफॉर्म करना है, इन्होंने सिंगल एक्टिविटी मिक्स होती है कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस।
Functional cohesion can often be increased by isolating sub-tasks in other module and then using these module as an abstract tool. This is demonstrated in our tennis simulation game. ये बात मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर ये वीक क्यों होता है, फंक्शनल स्ट्रॉन्ग क्यों है और लॉजिकल वीक क्यों है। ये फंक्शनल कोहेशन जो है ये क्लोज टू कपलिंग के होता है। जो कॉन्सेप्ट कपलिंग का है ना, ऑलमोस्ट वही सिमिलर कॉन्सेप्ट इसी का ही है, ठीक है। वो जैसे आपने देखा कि फंक्शन आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे थे इजीली, तो फंक्शनल कोहेशन में विच मीन द ऑल पार्ट ऑफ मॉड्यूल आर फोकस ऑन परफॉर्मिंग अ सिंगल एक्टिविटी। वो भी सारे मिलके एक ही काम कर रहे थे और ये भी सारे एक ही कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग कपलिंग, स्ट्रॉन्ग कोहेशन इज नॉन एज फंक्शनल कोहेशन, और ये आपका इज क्लोजली रिलेटेड टू कपलिंग। आप ये कॉन्सेप्ट ले सकते हो, ठीक है। Where the module control game using the other module as an abstract tool so that it can concentrate on overseeing the game rather than being directed by the detail of serving, returning and maintaining the score। यानी आप उनका ताल्लुक आपस में, इन मॉड्यूल का ताल्लुक ये आपको दिखाए गए हैं, सर्व, रिटर्न, इंस्टेड ऑफ इट उसका ताल्लुक फोकस हो कंट्रोल गेम के ऊपर, उसका ताल्लुक इन अब सारे उनके ऊपर मॉड्यूल पे ना हो, सर्व का अलग हो जाए, रिटर्न का अलग हो जाए ताल्लुक, लेकिन नहीं, सिर्फ एक कंट्रोल गेम के ऊपर ताल्लुक है, ताकि वो बाकी सारी चीज़ें जो है क्योंकि उसी से रिलेटेड है तो वो इजीली आपको जो है वो हो सके, ठीक है। इसकी हमने नीचे एग्जांपल लॉजिकल एंड फंक्शनल विद एन ऑब्जेक्ट हमने देख लिया। अब हम आगे कॉन्सेप्ट में जाते हैं, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। बाज़ औक़ात आपको सॉफ्टवेयर में ना सारी चीज़ें शो करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हर चीज़ जो है वो ये एंड यूज़र को दिखाई जाए। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि रेफर टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। आपकी जो मेन डाटाबेस है या आपका पीछे जो कोहेशन लगी है या कपलिंग लगी है या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ये चीज़ बताने की एंड यूज़र को नहीं ज़रूरत होती कि किस मॉड्यूल का किससे क्या ताल्लुक है। सिर्फ जो उसको एंड यूज़र को सामने स्क्रीन पे दिखाया जाता है ना, लाइक हमें गूगल क्रोम में इस वक्त मैंने ये ओपन किया हुआ, एक पीडीएफ की फ़ाइल ओपन की हुई है, एक मैंने टैब ओपन किया है, मुझे अंडरलाइन स्ट्रक्चर नहीं बताया हुआ इसका, मैं पीछे से नहीं देख सकता, इसका कोड नहीं देख सकता डिटेल में, बेसिक कोड देख सकता हूँ लेकिन बैक एंड का कोड नहीं देख सकता। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है यूज़र के लिए, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो उसको ना दिखाई जाए, क्योंकि उससे फिर इश्यूज भी फेस होते हैं बाद में। अगर ऐसे हो जाए कि वो इंटरनल डेवलपमेंट ही या इंटरनल कोई चीज़ दिखा दी जाए कि बैक एंड पे क्या हो रहा है, तो यूज़र जो है वो इशू भी क्रिएट कर सकता है, चीज़ें ख़राब भी कर सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर कंपोनेंट्स एक आगे कॉन्सेप्ट आ जाता है, कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट असेंबलर who construct the software system for preferable component that in many development environment and display। अब कंपोनेंट आर्किटेक्चर जो है ये हम आगे मूव कर रहे हैं कि उस कॉन्सेप्ट से आगे, अब आगे कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, पहले तो हम एक C++ हो गई, जावा हो गई, उसके अंदर कोडिंग करते थे। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था IDEs की, वो कॉन्सेप्ट हम आगे अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने लगे हैं कि उसके अंदर आपके पास बिल्ट इन पहले से चीज़ें काफ़ी सारी जो हैं वो डेवलप करने के लिए पड़ी होती हैं, लाइक माउस, लाइक कोई आइकन हो गया, कोई बटन हो गया, कोई टास्क बार हो गई, कोई सर्च बार हो गई, इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं IDEs के अंदर। तो ये कंपोनेंट असम्बलर वो उसको कहते हैं कि प्री डिफाइंड जो चीज़ें हैं, प्री फैब्रिकेटेड चीज़ें पहले ही डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर पड़ी हों एज एन आइकन ग्राफिकल इंटरफेस को बनाने के लिए, ताकि आपको अंडरलाइन स्ट्रक्चर को जो है वो कम से कम देखना पड़े, उनको उसको डेवलप ना करना पड़े। आइकन का कोड लिखना पड़ जाए आपको, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत सारी फाइलों के अंदर आपको उसको लिख के फिर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको लेकिन आपको अगर IDE इन्वायरमेंट्स मिली हो तो आप उसको इजीली डेवलप कर सकते हो। ये फर्दर डेवलपमेंट के लिए कॉन्सेप्ट है, आप सिर्फ यहाँ पर इतना ही समझें कि कंपोनेंट किसको कहा जाता है, कि आपको जो टूल्स हैं बाय रीयूजेबल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी जिनको आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो,
उसको आप मॉडिफाई करके कुछ और बना सकते हो, कलर की मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट आता है डिज़ाइन पैटर्न, अ प्री डेवलप मॉडल फॉर सॉल्विंग अ रिक्वायरिंग प्रॉब्लम रीअकरिंग प्रॉब्लम इन द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। डिज़ाइन पैटर्न ये होता है कि आप में बाज़ बात ऐसे होता है कि आपके जो अंदर जो है ना एक ही प्रॉब्लम बार बार अराइज होती है, या एक ही चीज़ को आपने बार बार करना होता है, एक ही प्रॉब्लम को आपने बार बार सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए डिज़ाइन पैटर्न बना दिए जाते हैं। इसके अंदर एक एग्जांपल है अडैप्टिव पैटर्न प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट ऑफन अकर व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम प्री एब्रिवेटेड मॉड्यूल्स। यानी ऐसी प्रॉब्लम जो फ्री एब्रिवेटेड, जो जैसे मैंने ऊपर बताया आइकन होगा, कोई बटन होगा, जिनसे आती हैं राइज होती हैं, डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करने से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। इजीली हमें बता देंगे यार कि ये ऑलरेडी जो है हम ऊपर इस तरह यूज़ करके आए हैं बटन को, या किस तरह हमने उसको कोई नाम दे देंगे बटन को, हम हर बटन को डिफरेंट नाम दे देंगे ताकि वो एक डिज़ाइन पैटर्न बन जाए, एक पैटर्न के अंदर फ्लो होके चले और हमें उसके इजीली हम उसे डेवलप कर दें। Decorator pattern, it provide a mean of designing a system that perform a different combination of same activity depending on the situation at the time। अब यही वो एग्जांपल है कि हमने 4 बटन डिफरेंट यूज़ किए हैं, हम चारों को डिफरेंट नाम देंगे, चीज़ें दिखने में एक जैसी होगी लेकिन वो और काम भी उनका शायद एक वक्त में ही हो रहा हो। हमने जब उनका नाम डिफरेंट रखा होगा लेकिन एक पैटर्न के अंदर रखा होगा, जैसे बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, तो हमें आसानी होगी कि हम जो है उसको यूज़ करके हम अपना जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने लगे वो बेहतर डिज़ाइन कर सकें। बस इतना ही इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, बस ये आप देख लें नीचे। द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस इन डिज़ाइन develop are reflected in library of tool provided in today's software development packages such as Java programming environment provided by Oracle and .NET framework provided by Microsoft। पेपर में पूछा जाता है कि किस तरह कितने टाइप की जो है वो मौजूद है, इनको लाइब्रेरी ऑफ टूल कहते हैं आजकल मॉडर्न में, कि .NET फ्रेमवर्क है, जावा है, पाइथन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस के ना डिफरेंट आजकल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करके आप ये डेवलप करते हो। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका डिज़ाइन पैटर्न है वो यूज़ करके हम किन किन चीज़ों को यूज़ करके जो है वो किन किन टूल्स को यूज़ करके, लाइब्रेरी ऑफ टूल्स को यूज़ करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये भी एक लाइन पढ़ लें, डिज़ाइन पैटर्न स्केलेटन दैट लीड टू रेडीमेड हाई क्वालिटी सोल्यूशन टू डिज़ाइन प्रॉब्लम। आपका जो इन चीज़ों को यूज़ करके रेडीमेड जो आपके पास ऑलरेडी एक एग्जांपल है, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। एक डिज़ाइन पैटर्न की एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल आपको दी हुई है कि सुजुकी कार की फैक्ट्री जो है वो सुजुकी कार ही बनाएगी, होंडा कार फैक्ट्री होंडा ही बनाएगी, और बीएमडब्ल्यू ही बनाएगी। वाई? क्योंकि उनके पास डिज़ाइन पैटर्न पड़े हुए हैं कि गेटा कार कलर, गेटा कार मॉडल, मॉडल में उनके पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी कि इस तरह का मॉडल गाड़ी का बनाना है, तो वो उसी तरह का बनाएंगे। उनके पास कलर पड़े हुए हैं डिफाइंड कि इस गाड़ी के ऊपर जो हम जो कलर करते हैं वो इतने किस्म के हैं। तो ये डिज़ाइन पैटर्न की एक एग्जांपल है कि उनके पास ऑलरेडी चीज़ें पड़ी होंगी। यूज़ व्हेन द यूज़र कैन पॉसिबली बाय मोर देन वन प्रोडक्ट। अब शॉपिंग कार्ट का ये मैं लाइन पढ़ती है, शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे उसने एक शॉपिंग कार्ट की है, बंदे ने एक मैकबुक खरीदी है, एक एप्पल वायरलेस माउस खरीदा है, और फिर उसकी एस्टिमेटेड शिपिंग विद इन 24 आवर बता दी। कार्ड का सब टोटल कितना बना, फ्री शिपिंग है, एस्टिमेटेड जो है वो आपका कितना बना और टैक्स कितना है, फलां फलां, ये सारी चीज़ें जो है चेकआउट पर क्लिक करो या कंटिन्यू शिपिंग करो, कंटिन्यू शॉपिंग करो, ये सारी चीज़ें जो, तो बेसिकली ये कार्ड एक डिज़ाइन पैटर्न है कि आपको पता है कि बेसिकली जो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट है वो किस तरह को डिज़ाइन हुई होती है। कहीं पर बटन बना है, ये क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए है, उसकी प्राइस लिखी होगी, टोटल प्राइस लिखी होगी, टैक्स लिखा होगा, शिपिंग चार्जेस होंगे, कहाँ पर कौन सा बटन लगना है,
एक ये डिज़ाइन पैटर्न है कि इस तरह डिज़ाइन होती है कॉमनली। जैसे वेबसाइट का डिज़ाइन पैटर्न है तो हमें पता है कि कोई भी वेबसाइट किसी टाइप की, जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट होगी, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम को देख लें या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और देख लें, ट्विटर देख लें, उनका एक डिज़ाइन पैटर्न होता है कि एक ही तरह के उनको डिज़ाइन किया गया होता है। हर थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके ना एक डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर चल के उनको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें ये दो चीज़ें बीच में याद रख लें। ISO ICE 15504 विच इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप्ड joined by ISO and then International Electrical Commission IEC software quality insurance groups which are charged with overseeing and enforcing the quality control system adopted by organization। अब ये वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है कि आपका जो टेस्टिंग फेज़ है कि आपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है कि कैसे, कोई मसला तो नहीं, कोई बग तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हुआ है। IEEE का एक स्टैंडर्ड है फॉर सॉफ्टवेयर रिव्यू नोन एज IEEE 1028। ये भी MCQ में पूछा जाता है। और इसके डिफरेंट टूल भी अवेलेबल हैं, केस टूल जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, डेवलपमेंट के केस टूल हैं। इस तरह टेस्टिंग के भी टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जिनको यूज़ करते हुए हम सॉफ्टवेयर को ना सिर्फ उसको एनालाइज करते हैं कि ये फंक्शनैलिटी इसकी ठीक है, बल्कि हम उसके मैट्रिक्स भी, जो हमने शुरू में पढ़ा था, कि मेजरमेंट भी करते हैं कि कितनी एफिशिएंटली काम करता है। टाइम ये तो नहीं है कि एक जगह आप क्लिक करते हो बटन पे तो वो आधा घंटा आपको वेट ही कराता रहे किसी ऑपरेशन के अंदर। तो इस तरह के मैट्रिक्स जो हैं वो भी हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर ही कवर करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसमें एक टर्म होती है वेरीफाइड। सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करना हो कि ये आया कि ये 100% ओके है रन करने के लिए, कोई इसमें मसला तो नहीं, कोई इसके ये इसको वेरीफाइड का टैग लगा होना चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कोई वेबसाइट है तो वो गूगल से वेरीफाई होती है तो वो इंटरनेट के ऊपर आती है। आप डोमेन नेम को परचेज़ करते हो या सर्वर लेते हो, वेरीफाइड सर्वर होता है तो आप उसको इंटरनेट पे ऑपरेट कर सकते हो, उसके ऊपर वेबसाइट अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही होता है कि आपका जब तक अनलेस कि वो 100% वेरीफाइड नहीं होगा आप उसको मार्केट में नहीं ला सकते। वो हमें आगे कुछ लाज है वो हम पढ़ेंगे। हम पेट्रो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं in reference to economist and sociologist Fernando Pareto, who observed that the small part of Italy population control of most Italy's wealth. In the field of software engineering, the Pareto principle said that the result can often be increased most rapidly by applying the efforts in concentrated areas। यानी बहुत ज़्यादा फोकस वाले एरिया जहाँ ज़रूरत है ज़्यादा, उसके ऊपर फोकस करके हम रैपिडली जो है वो सॉफ्टवेयर ग्रोथ कर सकते हैं। ये एक प्रिंसिपल यूज़ होता था टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ये आप याद कर लें, MCQs में आ जाता है। बेसिक पाथ टेस्टिंग एक टेक्निक होती है, इज डेवलप एज अ सेट ऑफ टेस्ट डाटा दैट इंश्योर दैट द ईच इंस्ट्रक्शन इन सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। ये मैथमेटिक्स की ग्राफ की टेक्निक यूज़ होती है, यानी हर बार एक इंस्ट्रक्शन जो है सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक बार यूज़ हो। बेसिक पाथ टेस्टिंग इसे कहा जाता है कि सिर्फ वंस, सिर्फ आप एक बार यूज़ करें। वो ग्राफ थ्योरी के ऊपर बेस करता है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ग्लास बॉक्स टेस्टिंग जो है समझने की, यानी इस टॉपिक को इतना ही काफ़ी है। आगे ग्लास बॉक्स टेस्टिंग आ जाती है, मीनिंग दैट द सॉफ्टवेयर टेस्टर इज अवेलेबल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग दिस नॉलेज इन डिज़ाइनिंग द टेस्ट। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग या वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है जिसमें डेवलपर को इंटरनल स्ट्रक्चर पता होता है कि जो टेस्ट करने लगा वो खुद ही बाज़ जो डेवलपर होता है वही टेस्टिंग कर रहा होता है। तो ग्लास बॉक्स या वाइट बॉक्स टेस्टिंग जिसको कहा जाता है, उसमें डेवलपर खुद ही टेस्टिंग कर रहा था तो उसे पता ही होगा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में विच रेफर टेस्टिंग दैट डू नॉट रिलाई ऑन द नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंटीरियर कंपोजिशन। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में उसको नहीं पता होता कि भाई किसने डेवलप की है, टेस्टर को नहीं आइडिया होता। ग्लास बॉक्स में आइडिया होता है क्योंकि वो खुद ही डेवलपर है, वो खुद ही टेस्टिंग करने लगा है।
लेकिन जो ब्लैक बॉक्स है वो कोई और टेस्टिंग करता है, डेवलप कोई और करता है। इसको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस भी कहा जाता है ब्लैक बॉक्स को, दैट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन रेंज ऑफ identifying a range of data called an equivalence classes or which the software should perform in a similar manner than testing the software on the data close to the edge of those range। किसी स्पेसिफिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आप सिर्फ इतना समझ लें, ये मैथमेटिक्स में में यूज़ होती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, कि सॉफ्टवेयर के जितनी उसकी रेंज है ना, उसके अंदर रहकर उसके अंदर उसी के अंदर टेस्टिंग करनी है, उससे कोई बाहर नहीं करनी। तो जो डेवलपर होता है उसको सिर्फ वो सामने बता दिया जाता है कि यार ये सॉफ्टवेयर है, इसकी इतनी है लिमिटेशन है और ये सारे टूल्स हैं जिसमें डेवलप हुआ है। जो सॉरी डेवलपर नहीं, जो टेस्टर होता है उसको क्वालिटी इंश्योरेंस जिसने करनी है, वो उस रेंज के अंदर रहकर उसको जो है वो उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करता है। बेसिकली वो जब जो वो डेवलपर है ही नहीं, वो टेस्टर है जिसको इंटरनल स्ट्रक्चर पता ही नहीं है, उसको सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर बताने के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं कि ये स्ट्रक्चर इसका है, ये चीज़ें मॉड्यूल जो हैं ये सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, ये इससे बाहर है, ये कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है या ये आपने चेक नहीं करना। ठीक है। उसके बाद है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग होता है कि एक प्रीमिनरी वर्जन बनाया जाता है, पहला वर्जन, और वो दे दिया जाता है ऑडियंस को, पब्लिक कर दिया जाता है, यूज़र पब्लिक कर दिया जाता है, या जिसको देना था उसको हम दे देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, वो चेक करता है। ये भी एक तरह की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही है। वो चेक करता है, उसके अंदर जो मसले आते हैं वो रिपोर्ट करता है, फिर उसको ठीक किया जाता है और एक नया वर्जन बनाया जाता है। यही इसी तरह जो है अल्फ़ा टेस्टिंग भी की जाती है सिमिलरली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, जहाँ पर क्वालिटी इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट होता है, उनको दे दिया जाता है कि भाई ये डेवलप किया है, अब इसको सारे को पूरे को टेस्ट करो, चलाओ, फंक्शनैलिटी देखो, जहाँ कोई मसला है वो रिपोर्ट करो। दोनों कॉन्सेप्ट ठीक है, बिल्कुल एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस उनका नाम डिफरेंट होता है और इन्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं आगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ये हमने पढ़ लिया हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन हम 3 तरह की डॉक्यूमेंट्स होती हैं। पहले यूज़र डॉक्यूमेंट, द पर्पस इज यूज़र डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब हाउ टू यूज़ देम। हमने सिर्फ बेसिक चीज़ बताई होती है, यूज़र के लिए कैटलॉग बना देते हैं, कैटलॉग बोलते हैं यूज़र डॉक्यूमेंट को, कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें कौन कौन से फीचर है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। उनकी अंडरलाइन डेप्थ नहीं लिखी होती, स्ट्रक्चर नहीं बताया होता, सिर्फ बता देते हैं कि यार लाइक गूगल क्रोम है तो आप इस पर नया टैब कैसे खोलेंगे, शॉर्टकट की से खोल सकते हैं, या ऊपर आप क्लिक करेंगे प्लस पे तो आप यहाँ से ओपन कर लेंगे, ये यूज़र डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है। इस तरह सिस्टम डॉक्यूमेंट होती है, डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन सो दैट द सॉफ्टवेयर कैन बी मेंटेन लेटर इन लाइफ साइकिल। इसके अंदर वो चीज़ें लिखी जाती हैं कि जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है सॉफ्टवेयर का, लाइक अगर आपने कैसे डेवलप हुआ है, कौन सी लैंग्वेज में डेवलप हुआ है, कितने मॉड्यूल थे, इसको कैसे टेस्टिंग हुई, ये सारी की सारी डिटेल उसके अंदर आती है। अच्छे सॉफ्टवेयर, हाई लेवल डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, ये आपके कॉन्सेप्ट, अच्छा प्रोग्राम लिखे हुए, उनके अंदर ये सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन साथ लिखी जाती है, ताकि एक डेवलपर एक कंपनी में काम कर रहा था, वो इस पे काम किया, वो छोड़ के चला गया, अब दूसरा डेवलपर आएगा, सिस्टम डॉक्यूमेंट नहीं होगी, वो काम नहीं कर पाएगा, बहुत देर उसको जो है दोबारा टेस्टिंग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए सिस्टम डॉक्यूमेंट जो है वो उनके लिए बेहतर होती है। या एक कंपनी से दूसरी कंपनी को सॉफ्टवेयर मूव हो गया, तो सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम डॉक्यूमेंट वहाँ पर उसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ जाएगी, तो वो दोनों साइड को पता चलेगा यार क्या चीज़ डेवलप हुई हुई है और क्या चीज़ कैसे अपडेट करनी है या कोई चीज़ चेंजेस करनी है। उसके बाद टेक्निकल डॉक्यूमेंट इज टू डिस्क्राइब हाउ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एंड सर्व। अब ये आखिरी चीज़, आखिरी डॉक्यूमेंट ये साथ जाती है, बाद सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करके उसकी कोई इनिशियल डॉक्यूमेंट ट्रेनिंग देनी होती है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको अपडेट करना है, इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी है तो वो कैसे करनी है। लाइक कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, अब नया कोई एम्प्लॉय आया है, तो उसने कैसे उसको यूज़ करना है, उसको ट्रेनिंग तो देंगे लेकिन साथ टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी फराहम करेंगे कि ताकि उसको ये चीज़ पता चलती रहे कि भाई आपने जो है वो
कैसे जो है वो काम करना है, कुछ चीज़ आप रिपोर्ट करनी है, कुछ चीज़ अपडेट इंस्टॉल करनी है, तो वो कैसे करनी है। इस टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अंदर ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और सारी चीज़ें उसके अंदर, उसको यूज़ कैसे करना है, उसको डिटेल में चीज़ें लिखी होती हैं। अच्छा, अब हम मूव करते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अब ये सारा जो है ना आपका एक आप टॉपिक पढ़ना है आपने आगे, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इसके अंदर एक पहले एक टॉपिक पढ़ लें, मैं आपको फिर वो समझाता हूँ। GOMs क्या होता है? इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्च फॉर द मैट्रिक्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिज़ाइन। गोम्स क्या होता है? गोल्स, ऑपरेटर, मेथड्स एंड सिलेक्शन रूल्स। जस्ट ये मेथड मान लें, ये आपके पेपर में आएगा। अब मैं आके वापस आके आपको समझाता हूँ कि आखिर ये ह्यूमन और मशीन का इंटरफेस क्या है। ह्यूमन मशीन इंटरफेस बेसिकली आपको यहाँ ये पढ़ाया गया है कि ह्यूमन ने मशीन के साथ, मशीन के इंटरफेस के साथ कैसे इंटरफेस को करना है, यानी कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे यूज़ करेगा। ये वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट वाली बात ही है कि आपने जैसे शॉपिंग कार्ड के ऊपर एग्जांपल दी कि उसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाए तो हर यूज़र को ये बताया जाएगा कि अगर आपने कार्ड में ये डाटा आइटम डाल ली है तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए ये प्लस का बटन दबाएं। अगर आपने कार्ड में से वो आइटम निकालना है तो वो क्रॉस कर दें। अगर आपने वो कैंसिल करना है तो इस बटन को दबाएं। आपने शिपिंग कंटिन्यू टू शिपिंग करना है तो वो कंटिन्यू शिपिंग पे क्लिक करें। इस तरह आपने जो है वो ह्यूमन का इंटरेक्शन का एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिखी होती हैं या यूज़र डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है। तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस से इंटरेक्ट करना, कहीं पर क्लिक करना है, कहीं पर किसी बटन को क्लिक करना है, कहीं डाटा को एंटर करना है, लाइक आपने लॉगिन डिटेल आपने समटाइम देनी होती है कंप्यूटर में। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ाई हैं। आप सब इसको रीड करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट आज का कॉन्सेप्ट है ओनरशिप एंड लाइबिलिटी। Intellectual property law, which is based on the well-established principle of copyright and patent laws। यानी ऐसी चीज़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वो होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो है, यानी वो पूरी बात ये कह रहा है कि लीगल एफर्ट्स जो टू प्रोवाइड सच ओनरशिप फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ। बेसिकली आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो वो उस कंपनी की, जिसने यहाँ तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी या डेवलपमेंट कंपनी, वो उस सॉफ्टवेयर को ऑन करती है, उनके पास उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है। राइट ऑफ द डेवलपर आर फॉर्मली एक्सप्रेस इन द लीगल टर्म सॉफ्टवेयर लाइसेंस। एनी वन वायलेट दैट लाइसेंस, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट एक्ट अप्लाई होगा, उसको उसके ख़िलाफ़ उसके एक्शन लेने की इजाज़त है वो बंदा जिसका जो सॉफ्टवेयर का ओनर है। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। इसको हम आगे पढ़ते हैं और मैं आगे आपको कुछ टॉपिक जो है वो इसके अंदर समझाता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो जो ओनर होता है सॉफ्टवेयर का, उसके अपने पास उसका एक्सेस होता है, वो किसको कितना एक्सेस देता है। आप लाइक कोई सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फ्रीवेयर होते हैं, फ्री है, गूगल क्रोम फ्री है, कुछ आप फायरफॉक्स कोई और ब्राउज़र ले लें, ये फेसबुक की एप्लीकेशन नीचे आपको शो हो रही होगी, इसको आप ले लें, ये भी एक तरह का फ्रीवेयर है। आपको फ्रीली सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ओनर एंड यूज़र ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट ग्रांट द यूज़र सर्टेन परमिशन to use the product without transferring the owner's right to intellectual property। यानी वो किसी और को ट्रांसफ़र ना करे। अब सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे विंडोज़ है, अब ये परचेज़ की जाती है ऑफिशियली। अब पाकिस्तान में तो हम उसको क्रैक करके यूज़ कर रहे हैं ना, तो बेसिकली वो यहाँ ये MS वर्ड है, ये भी आपका ऑफिशियली परचेज़ किया जाता है। उसका लाइसेंस आप शायद लाइसेंस की होती है, उसके साथ आप परचेज़ करते हो। आप उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि वो 3 यूज़र या 6 यूज़र या 10 यूज़र पे आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस दिया जाता है कि ये इतने यूज़र सिर्फ यूज़ कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये एंटीवायरस के साथ भी होता है।
एंटीवायरस भी 3 या 4 कंप्यूटर्स के लिए होता है या 6 कंप्यूटर के लिए होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जितना आप उसका सॉफ्टवेयर लाइसेंस जितना ज़्यादा पे करेंगे वो आप उतने लाइसेंस दे देंगे। तो वो उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो फिर आपको वो करने भी नहीं देगा, और अगर आप उस प्रोडक्ट की को आगे सेल करने की कोशिश करते हैं तो फिर भी आपके ख़िलाफ़ अगर वो एक्शन लेना चाहे तो सॉफ्टवेयर कंपनी एक्शन ले सकती है कॉपीराइट के लिए। जो आजकल क्रैक कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को, कंपनीज उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती ही होगी, लेकिन वो ले सकती हैं, उनके पास अथॉरिटी है बाय लॉ। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है पैरेंट लॉ वेल एस्टेब्लिश टू अलाउ इंटीरियर टू बेनिफिट कमर्शियल फॉर्म एंड इन्वेंशन टू ऑब्टेन अ पेटेंट द inventor must disclose the detail of invention and demonstrate that it is a new useful and obvious to। यानी ये पेशेंट लॉ ये होता है कि जो बंदा डेवलप करता है, नई कोई चीज़ इनोवेट करता है, वो उसकी ऑनरशिप में आ जाती है कि ये चीज़ मैंने बनाई है। वो थोड़ी सी चेंजेस करके उससे बनाता है तो वो उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, ये इसने मेरे से कॉपी करके बना लिया। इस तरह आपके पास बहुत सारी एग्जांपल है। मैकिन्टोश और विंडोज़ जो है, मैकिन्टोश बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना था वो मैकिन्टोश ने बनाया था, विंडोज़ ने कॉपी किया हुआ है। तो ये भी एक वो आप का जो इसी में आता है। अच्छा, आगे जो है वो लास्ट कॉन्सेप्ट है लाइबिलिटी। सॉफ्टवेयर की लाइबिलिटी होती है कि इसको किसी भी चीज़ के लाइबिलिटी का रेफर ये किया जाता है कि यार ये कितना लाइबल है सॉफ्टवेयर, इसमें कोई मसले तो नहीं, इसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसको यूज़ करने से कोई हार्मफुल एक्ट तो नहीं होगा। अगर किसी सॉफ्टवेयर से हार्मफुल एक्ट होता है और उसने कोई यानी कोई नुकसान होता है, किसी किस्म का भी नुकसान होता है और वो लाइबिलिटी में अपने जो है वो लाइबिलिटी एक्ट के अंदर सॉफ्टवेयर में मेंशन नहीं करता तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो केस हो जाता है। ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लॉज हैं। हमारे पास तो पाकिस्तान में ऐसा लॉ कोई नहीं है। अगर है तो किसी के जहन में है तो वो कमेंट करके मुझे बता दें। मेरी नज़र में तो ऐसा कोई लॉ नहीं है। यहाँ पर तो वैसे ही सॉफ्टवेयर डिवेलप हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली अगर लाइबिलिटी उसको कहा जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑफन इंक्लूड डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर बेसिकली लिख देते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस के साथ दैट लिमिटेशन ऑफ देयर लाइबिलिटी, यानी कोई अगर उससे कोई मसला होता है या कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इश्यूज हैं या कोई इशू फोर्स होने की कोई पॉसिबिलिटी है तो वो सारी चीज़ें लाइबिलिटी डिस्क्लेमर में लिख देते हैं। आपने डिस्क्लेमर कहीं ना कहीं पढ़ा भी होता होगा कि कहीं आप गेम्स खेलते हुए डिस्क्लेमर लिखा आता है कि इससे बाज़ गेम से जो है वो आपको चक्कर आ सकते हैं, बाज़ गेम में वायलेंस होता है, बाज़ गेम 18+ है इसकी रेटिंग, तो जो कम एज वाले लोग ना खेलें। तो इस तरह की जो ये चीज़ें बेसिकली डिस्क्लेमर ये लाइबिलिटी के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है वो वीक नंबर 10 मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये वीक नंबर 10 यानी 126 से 145 टॉपिक तक मुकम्मल कर दिया गया है। इससे पहले भी सारे 1 to 9 मुकम्मल हो चुके हैं। आपको वो लिंक ये मेरे चैनल पे मिल जाएगा या इसी प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में ये है उसमें आपको ये बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये और ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करें ताकि जिन लोगों को जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो इससे लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।